जी अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इसकी जो इंट्रोडक्शन है इसका। हमने साइंस की डेफिनेशन देखी थी, साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमने डिफरेंट फील्ड्स के पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके नाम देखे थे। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने एक टर्म डिस्कस की थी कि मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बेटा जो भी हमारे पास कंक्लूजन आता है ना, एक बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन आता है, उस कंक्लूजन के पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन लिया जाता है। तो टोटल जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के जो एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है, जो एक बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, तो टोटल जो मेथड्स हैं टोटल जो स्टेप्स हैं उस बायोलॉजिकल मेथड के वो टोटल हैं 7। पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना जाएगा। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशंस, फिर होती है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद होती है डिडक्शंस, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर होती है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और उसके बाद 7वां और आखिरी स्टेप होता है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तमाम स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम तमाम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? इसमें बेटा दो वर्ड हैं, एक है बायोलॉजिकल, एक है प्रॉब्लम। जो वर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब होता है क्वेश्चन। वर्ड जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब होता है क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एक क्वेश्चन होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा, उसका जो रिलेशन होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड होगा। अब वो जो क्वेश्चन है वो एक बायोलॉजिस्ट के पास आना है, एक बायोलॉजिस्ट के पास आना है। अब उस क्वेश्चन के बायोलॉजिस्ट के पास आने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उस बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा, या तो उस बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ जाएगा, या फिर कोई दूसरा उससे पूछेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी भी एनिमल को कोई डिजीज होती है, अब उसको एक ऐसा पर्सन देखता है जिसको बायोलॉजी का पता ही नहीं है। अब वो देखता है कि इसको ये डिजीज क्यों हुई, इसको ये डिजीज क्यों हुई और ये कौन सी डिजीज है, क्वेश्चन बन गया। अब उस क्वेश्चन को लेके जाएगा किसी डॉक्टर के पास या किसी बायोलॉजिस्ट के पास। वो कहेगा कि इसको ये डिजीज हुई है, क्यों हुई है, क्वेश्चन तो बना, लेकिन वो बायोलॉजिस्ट ने खुद नहीं सोचा, वो किसी दूसरे ने उससे पूछा है। ठीक है, या किसी एनिमल को डिजीज होती है, बायोलॉजिस्ट उसे खुद देखता है, किसी ने बताया नहीं है, बायोलॉजिस्ट उसको खुद देखता है, खुद देखने के बाद वो सोचता है कि यार इसे ये डिजीज क्यों हुई है। ठीक है, मतलब अब उसने खुद सोचा है। क्वेश्चन दोनों तरह से बन रहा है, एक उससे किसी ने पूछा, दूसरा उसके जहन में खुद आ रहा है। तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है, उससे कोई पूछ भी सकता है और उसके जहन में खुद भी आ सकता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आइदर आस्क्ड बाय समवन, कि या तो कोई दूसरा उससे पूछेगा, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या उसके दिमाग में खुद वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन हो जाती है, जब पता चल जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, डिजीज है, कौन सी है वो डिजीज हुई क्यों है, जब ये पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अब क्या किया जाएगा, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मालूमात ली जाएगी, उस डिजीज के रिलेटेड मालूमात ली जाएगी। इसका मतलब होता है गेट इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है गेट इंफॉर्मेशन, उर्दू में इसको कहते हैं मुशाहदा करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को देख के उसके बारे में मालूमात लेना। मिसाल के तौर पे
आपके सामने कोई एनिमल है, आप उसको देखते हो, आप देख के कहते हो कि जिसका कलर जो है वो ब्राउन है, इसकी 4 टांगे हैं, इसके 2 कान है, मतलब आपके पास क्या आ रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसके बारे में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का जो बेसिक मकसद है वो है गेट इंफॉर्मेशन लेना। अब बेटा अगर हम बायोलॉजिकली देखेंगे तो बायोलॉजिकली जब किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, किसी भी डिजीज के रिलेटेड या किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से जब कोई भी इंफॉर्मेशन ली जाती है तो उसमें 2 चीजें, 2 तरह का नॉलेज काम आता है, एक प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज। 2 तरह का नॉलेज काम आएगा, प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब आपके पास उसके रिलेटेड कोई ना कोई पहले से इंफॉर्मेशन होगी, आपको किसी ने बताया होगा। और प्रेजेंट नॉलेज जो आपने खुद उसके ऊपर स्टडी की है। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने बताया कि जी क्रो होता है, कौवा होता है, वो आपका प्रीवियस नॉलेज है। फिर आप खुद उसे ऑब्जर्व करोगे, क्या वाकई कौवा होता है, क्या वाकई उसके पर होते हैं। फिर आप क्या करोगे, आप उसको खुद जब ऑब्जर्व करोगे तो आपने दोनों किस्म का नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो आपको पहले किसी ने बताया और फिर उसके बाद जो आपने खुद उसको ऑब्जर्व किया वो नॉलेज, वो दोनों किस्म का नॉलेज आप मिलाओगे तब आपके पास वो जाके ऑब्जर्वेशंस बननी है, ठीक है। तो दोनों किस्म का नॉलेज जरूरी है। मिसाल के तौर पे डार्विन है, एक साइंटिस्ट है डार्विन, उसने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन कहते हैं मॉडिफिकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां आना, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि जब इस जमीन पे पौधों की इब्तिदा हुई है तो जो पौधे थे ना उनके अंदर स्टेम था, ना उनके अंदर लीफ थे, ना उनकी कोई प्रॉपर रूट्स थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई, तब्दीलियां आती गई, फिर स्टेम बना, रूट्स बनी और लीफ बन गए, ठीक है। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब उसने ये जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसने जो दी, उसने खुद भी ऑब्जर्वेशंस की और उसने जो पहले से मौजूद साइंटिस्ट थे उनकी रिसर्च को भी पढ़ा। उसने देखा कि दूसरे साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा है, दूसरे साइंटिस्ट का एवोल्यूशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या सोचते हैं। उसने उनकी रिसर्च भी पढ़ी और अपनी रिसर्च भी अप्लाई की, अपनी स्टडी भी अप्लाई की, ठीक है। तो इन चीजों को अप्लाई करके फिर उसने ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज की थी। मतलब उसने जो दूसरी रिसर्च पढ़ी है दूसरे साइंटिस्ट की, वो उसका प्रीवियस नॉलेज है, और उसने जो स्टडी की वो उसका क्या होगा, वो उसका प्रेजेंट नॉलेज होगा, उसका करंट नॉलेज होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए दोनों किस्म का नॉलेज होना जरूरी है। अब ऑब्जर्वेशन जब बनेगी तो इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। इंफॉर्मेशन किस तरह से दी जा सकती है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम यूज करते हैं अपनी सेंसेस, जिसको हम हिस कहते हैं, एहसासात यूज किए जाते हैं। स्मेल, सबसे पहली सेंस स्मेल। आप किसी चीज को सूंघ के बता सकते हो क्या उसमें से खुशबू आ रही है या उसमें से बदबू आ रही है, इंफॉर्मेशन ही आनी है। अगर उसमें से खुशबू आ रही है तो वो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर बदबू आ रही है तो वो भी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा विजन, आप किसी चीज को देख के बता सकते हो उसका साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी शेप किस तरह की है, उसकी अपीयरेंस किस तरह की है, ये भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। टेस्ट, आप किसी चीज को टेस्ट करके बता सकते हो उसका जायका किस तरह का है, क्या वो मीठा है, वो फीका है या वो कड़वा है, ठीक है। उसका जायका किस तरह का, वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। टच, किसी चीज को आप छू के बता सकते हैं क्या उसकी जो स्किन है वो स्मूथ है या उसकी स्किन के ऊपर बाल है, ठीक है। छू के भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। पांचवी जो सेंस है वो है हियरिंग, सुन के। आप किसी भी आवाज को सुन के उसमें डिफरेंस कर सकते हो कि क्या वो मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, किसी एनिमल की आवाज है। अगर एनिमल की आवाज है तो कौन से एनिमल की आवाज है, क्या वो पिजन की आवाज है, क्या वो क्रो की आवाज है, वो पैरट की आवाज है, वो डंकी की आवाज है, किसकी आवाज है। वो हियरिंग से भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब बेटा जो ऑब्जर्वेशन होती है वो 2 तरह की होती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव का वर्ड क्वांटिटी से, क्वालिटेटिव का वर्ड क्वालिटी से। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर किसी भी चीज की क्वांटिटी देखी जाएगी, मिकदार देखी जाएगी, ठीक है। और जब हम किसी चीज की मिकदार देखते हैं तो वो जो मिकदार होती है वो एक्यूरेट होती है, वो एक्यूरेट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है कि फलां पर्सन का जो हाइट है वो 5 फीट है, एक्यूरेट वो 5 फीट ही होगी। कहा जाता है कि ये 5 किलो चीनी है, वो 5 किलो ही होगी, एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। तो these observations are more accurate, ये ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। They can be measurable, इनको मेजर किया जा सकता है। हम 5 किलो को मेजर कर सकते हैं, उसका वेट हम कर सकते हैं। 5 फीट है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर, उसको भी मेजर किया जा सकता है। और कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, इनको नंबर्स की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5 किलो है, 5 किलो में एक्सप्रेस हो जाएगी, 10 किलो में भी एक्सप्रेस हो जाएगी। वेट है, वो वेट किसी भी नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है। हाइट है, हाइट भी किसी भी नंबर में एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है। इट इज इनवेरिएबल, ये इनवेरिएबल है, इसके अंदर किसी किस्म की वेरिएबिलिटी नहीं होती, तब्दीली नहीं आती, चेंज नहीं आता। अगर कहा गया ना कि हाइट 5 फीट है तो वो 5 फीट ही होगी, अगर कहा गया ना कि वो 5 केजी है तो वो 5 केजी ही होगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से एग्जैक्ट फिगर दी है तो सुनने वाले के ज़हन में आएगा कि जब टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना है तो पानी में फ्रीज हो जाना है, और जब टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो पानी में क्या कर देना है, बॉयल कर देना है। और जो क्वालिटेटिव है वो इसके बिल्कुल उलट है, ये होगी लेस एक्यूरेट, इसको मेजर नहीं कर सकते और इसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे किसी की ईमानदारी है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई 5 किलोग्राम ईमानदार है, या किसी की खूबसूरती आप ये नहीं कह सकते कि कोई 6 किलोग्राम खूबसूरत है, ठीक है, उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते और ये वेरिएबल होगी। आप कह देते हो कि जी फलां का जो हाइट है वो दरवाजे जितनी है, अब क्या पता हाइट वो जो डोर है वो कितना हो। अब इसके बाद इसके एग्जांपल हम देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, वो ठंडा है, ये नहीं बताएगा कितना ठंडा है, ठीक है। याद है बेटा, अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं ताकि आपको उसका आंसर दिया जा सके। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।